प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज हम निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आप लोगों के कमेंट के कारण विशेषतः बनाना पड़ा है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर इस चैप्टर में बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये वादा है हमारा आपसे कि यदि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा और पूरा सीख जाएंगे। तो इसके साथ ही साथ हम इस वीडियो में कुछ बहुत ही मज़ेदार ट्रिक भी बताए हैं, खास तौर पे त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो चूँकि आप जानते ही हैं कि किसी भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए, सीखने के लिए बेसिक बातें उसकी जानना ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसमें जो सूत्र, परिभाषाएं, शब्दकोश जो इसका है वो जाने लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु, स्थिति निर्देशांक की परिभाषा पहले जानते कि स्थिति निर्देशांक क्या है। कि किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्देशांक अक्षों के युग्म को उस बिंदु का स्थिति निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। जैसे थोड़ी सा समझिए, हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, एक्चुअली ये तल हो गया। अब यहाँ पर ये बिंदु, ये वाला बिंदु रखा हुआ P, हम कहें ये P इस अक्ष से कितनी दूरी पर है, y अक्ष से कितनी दूरी पर है, या किस पोजीशन पर है। तो इसको व्यक्त करने के लिए हमने ये 3 और ये 2 लिखे, तो ये क्या कहलाए, ये इसके स्थिति निर्देशांक कहलाए, जिसमें 3 को कहेंगे x निर्देशांक और यहाँ पर ये 2 है ये y निर्देशांक। ये कहलाएगा फर्स्ट वाला भुज और ये कहलाएगा कोटि। ठीक है, अब मूल बिंदु किसे कहते हैं, जहाँ पर ये दोनों लंब अक्ष, देखिए ये x अक्ष कहलाया और ये y अक्ष कहलाया, जहाँ पर ये दोनों लंब अक्ष काटते हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है ना। भुज की परिभाषा भी अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की कौन सी अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। इसको अपन x निर्देशांक भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अब ये बिंदु, हम फिर से उदाहरण ले रहे हैं, बिंदु P। ठीक है, इसके निर्देशांक 3 और 2 है। तो इस बिंदु P की y अक्ष कहलाया ना भाई, y अक्ष से दूरी कितनी कहलाएगी, इतनी कहलाएगी। कितनी कहलाएगी, ये देखिए 1 2 और ये 3। तो y अक्ष से दूरी कितनी कहलाई, 1 2 3। तो ये क्या 3 जो लिखा हुआ है ये क्या कहलाया, x निर्देशांक यानी भुज कहलाया। समझ में आई बात आपको कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी होती है उसकी क्या कहलाती है, भुज। इसको हम x निर्देशांक कहते हैं। इसी प्रकार कोटि के बारे में जाने लेते हैं। तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, जैसे यही बिंदु ले लें, ये x अक्ष हो गया। अब x अक्ष से इस बिंदु की दूरी लेंगे तो यहाँ से देखेंगे 1 और ये 2 है ना। तो यहाँ से 2 इकाई दूरी पर है, तो इसकी कोटि कहला गई 2। कोटि यानी y निर्देशांक। ठीक है, तो कोटि की परिभाषा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं, y निर्देशांक भी कहलाती है। अब ये छोटी छोटी बातें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में खाली स्थान पूछ ली जाती हैं। चौथा पॉइंट, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। जरा देखिए, x अक्ष ये है, यहाँ पर हमने एक बिंदु को माना, यहाँ पर हमने एक दर्शाने के लिए, उदाहरण बताने के लिए लिखा Q। इसके निर्देशांक हम देखें यहाँ पर कितने पड़ेंगे, तो पहले तो भुज लिखना पड़ेगा ना। तो 1 2 3 और ये 4 है ना, चौथे नंबर पे आया ये 1 2 3 4। तो x निर्देशांक तो हो गया 4। अब यहाँ पर देखेंगे कि y पे सीध कहाँ जाएगी, तो y अक्ष तो ये है, y अक्ष पर सीध 0 पे जाएगी। तो यहाँ पर कितना इसका निर्देशांक होगा, 4 0। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो यहाँ पर कहीं भी, उसमें क्या रहेगा, x निर्देशांक रहेगा, और क्या नहीं रहेगा, y निर्देशांक 0 बनेगा उसका। ठीक है ना। तो x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसमें उसका निर्देशांक कितना होगा, x 0। ठीक है ना, अर्थात x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि 0 होती है, y निर्देशांक 0 होता है। ठीक इसी प्रकार y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, तो y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसमें क्या नहीं रहेगा, x निर्देशांक नहीं रहेगा, है ना। y निर्देशांक तो रहेगा, यानी x निर्देशांक नहीं रहेगा, यानी कि x निर्देशांक 0 होगा एक्चुअली, तो यानी कि भुज 0 होगा। चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। ये y
अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ पर हमने एक बिंदु ये बनाया R करके लिखा हुआ। हम कहें इसके निर्देशांक कितने होंगे, तो आप यहाँ इसकी सीध देखेंगे, पहले x निर्देशांक पे जा करके देखेंगे सीध कहाँ 0 पर आई, तो 0 लिखे। फिर y पे कहाँ पर है 3, तो 0 3 है ना। तो क्या शून्य हुआ, जाना ना आपने कि x निर्देशांक यानी भुज शून्य हुआ y अक्ष पर हो तो, ठीक है ना। अब ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, पूरे अध्याय की जान है ये वाला सूत्र, ध्यान रखिएगा। दो बिंदुओं, एक बिंदु है P दूसरा बिंदु है Q के बीच की दूरी क्या होगी, इनके निर्देशांक भी देखें। P के निर्देशांक है x1 y1, Q के निर्देशांक है x2 y2। बहुत ईजी सूत्र है। Q के निर्देशांक में P के निर्देशांक को घटाते जाना है और वर्ग करके जोड़ देना है, x2 माइनस x1 ये, फिर वर्ग, फिर y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग, और फिर पूरे में रूट लगा दीजिएगा, पूरे में रूट लगा दीजिएगा। तो ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। और अब यहीं पर इसी सूत्र से बनी हुई स्थिति दूसरी है। दूसरा सूत्र इस प्रकार है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु P की दूरी। अब भाई जब मूल बिंदु कह रहे हैं तो मूल बिंदु में निर्देशांक, फर्स्ट निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 0। तो यहाँ पर मैं 0 रख दूँ, यहाँ पर 0 रख दूँ, तो यहाँ x और यहाँ y भर तो बचेगा ना। तो इसलिए मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु जिसके निर्देशांक x y है उसकी दूरी का सूत्र होगा √x² प्लस y²। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। बिंदु A x1 y1 एवं B x2 y2 को मिलाने वाली कोई रेखाखंड है, उसको m अनुपात n में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ये भी बहुत बेसिक सूत्र है, इसको कुछ विद्यार्थी याद करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हम बहुत अच्छे से आपको ट्रिक से बताएंगे, समझिए चित्र में कि A और B, A के निर्देशांक है x1 y1, B के निर्देशांक है x2 y2। अब कोई बिंदु P ये है जिसके निर्देशांक है x y, ये वाला बिंदु इस रेखाखंड को m अनुपात n में अंतः विभाजित करता है क्योंकि अंदर स्थित है ना। देखिए आपकी किताब में यहाँ m1 और m2 से दर्शाया है, आपको कन्फ्यूजन होता है इसलिए हमने m और n से दर्शाया इसको अनुपात को, ठीक है ना, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो x निर्देशांक बराबर, देखिए x निर्देशांक लिख रहे हैं, x निर्देशांक बराबर x बराबर m, इस साइड का अनुपात लीजिए, इस साइड का अनुपात, तो निर्देशांक यहाँ का लेना है आपको, ठीक है ना, m x2 प्लस ये वाला अनुपात n x1, ठीक है ना, बटे m प्लस n। फिर से समझ लीजिए, y में समझ लीजिए, y का निकालना है जैसे, तो m y2 फिर n y1 बटे m प्लस n, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आया। ये वाला अनुपात तो ये निर्देशांक, फिर ये अनुपात तो ये निर्देशांक बटे m प्लस n तो करनी है। अब बाह्य विभाजन में अंतर ये है कि अभी ये बिंदु इन दोनों के बीच स्थित था। अब ये जो बिंदु था ना, ये रेखाखंड AB इतना है, इसके बाहर स्थित है, तो m कितना होगा, ये होगा इतना, यहाँ से यहाँ m होगा और यहाँ से यहाँ n होगा। तो बाह्य विभाजन की स्थिति ये कहलाती है। इस स्थिति में सूत्र सेम यही रहता है, अंतर ये होता है कि जहाँ ये प्लस चलता है वहाँ पर क्या आ जाता है माइनस। तो ये बाह्य विभाजन का सूत्र हुआ। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बहुत ईजी है, आप जो इस सूत्र को समझे ना इसी से यहाँ पर देख सकते। देखिए हमने मध्य बिंदु की स्थिति यहाँ बताई, AB रेखाखंड हुआ, A के निर्देशांक B के निर्देशांक ये हुआ। अब यहाँ चूंकि सेंटर पॉइंट है तो 1:1 में विभाजित करेगा ना भाई, m का मान भी 1 होगा, n का मान भी 1 होगा। तो इसी सूत्र में अगर आप m और n दोनों के मान 1 रख देंगे तो 1/1 बटे में 2 ही आएगा ना, 1/1 बटे में 2 ही आएगा। और यहाँ 1 और यहाँ 1, यहाँ 1 और 1 रख देंगे अगर, तो ये सब हट जाएंगे, यानी क्या बचेगा ऊपर x1 प्लस x2, यानी सिंपल सूत्र x1 धन x2 बटे 2 मध्य बिंदु के निर्देशांक, y बराबर y1 धन y2 बटे 2। इन दोनों के निर्देशांकों को जोड़ जोड़ करके 2 का भाग देते जाना है, x1 धन x2 बटे 2, फिर y1 धन y2 बटे 2, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, इसको याद करने में बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं अरे सर बहुत कठिन है सूत्र। देखिए हम बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर याद कराने की कोशिश करेंगे, याद क्या आपको समझ में ही आ जाएगा। देखिएगा एक त्रिभुज है ABC, उसके शीर्षों के निर्देशांक A के निर्देशांक ये हैं, B के ये हैं, C के ये हैं, मतलब पहले वाले के x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना है, तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा बस क्या कि 1/2 शुरू में लगेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 फिर कोष्टक शुरू।
अभी कोष्टक के अंदर की कहानी बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको x1 लिखना है, कोष्टक बनाइए, जगह छोड़ दें, अभी कुछ ना लिखें, x1 बस लिखें, जगह छोड़ दें, फिर प्लस x2 बस लिखें, जगह छोड़ दीजिए, अंदर छोड़ें, अभी कुछ भी नहीं, फिर प्लस लगाइए, x3 लिखें, जगह छोड़ दें, फिर कोष्टक बंद करें। अब बात आती है यहाँ पर अंदर लिखने की, ठीक है ना। तो एक चक्री क्रम टाइप से समझिए, यहाँ पर मैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर y2 y3 y1, अगर इस राउंड को पूरा करूँ तो y2 y3 y1, y1 के बाद क्या आएगा y2, ऐसा ही चलेगा ना, ये राउंड में चलेगा, y1 y2 y3 ऐसा अपन ने लिख दिया। अब इसी को अपन को यहाँ लिखना है। अब कैसे लिखना है थोड़ी अच्छे से समझिए। यहाँ क्या लिखा था x1, तो भाई जब 1 लिखा तो गिनती 2 से शुरू करें ना, तो 2 से शुरू करते हैं, यानी क्या लिखेंगे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, कहाँ तक हो गया यहाँ y2 माइनस y3। अब आगे बढ़ाना है तो क्या आएगा, देखिए y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, और आगे बढ़ें y1 माइनस y2, ठीक है ना, बस बीच में प्लस लगा है, बन गया सूत्र। अब देखिए, तीन बिंदु अगर समरेख होंगे, समरेख से तात्पर्य अगर तीन बिंदु एक ही लाइन पर हैं, एक अभी त्रिभुज की 1 2 ये तीन बिंदु अलग अलग लाइन पे है, अगर ये तीनों बिंदु एक लाइन पे है, ये भी यहाँ पर आ जाए ऐसे करके ABC, तो क्या यहाँ ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यानी तीन बिंदु समरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, यानी इतने बराबर 0 हो। आप 1/2 ना भी लिखेंगे क्योंकि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इतना ही 0 कहलाएगा ना, इतना, यानी क्या जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा वही 0 के बराबर आना चाहिए, तो तीन बिंदु समरेख होंगे। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं, त्रिभुज का केंद्रक क्या कहलाता है, ये त्रिभुज की मध्यिका होती है, यानी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली ये जो रेखाखंड कहलाया, ये मध्यिका है। वैसे त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की मध्यिका कहलाता है। एक मध्यिका ये हो गई है ना, इसका मध्य बिंदु ये है, तो एक मध्यिका ये हो गई, फिर एक मध्यिका ये हो गई। तो मध्यिकाएं संगामी होती हैं, मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को, संगमन यानी जहाँ से एक साथ गुजरती है ना, मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की एक विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है कि केंद्रक मध्यिकाओं को 2:1, मतलब इतना टुकड़ा 2 तो इतना टुकड़ा 1, इतना टुकड़ा 2 तो ये 1, यानी 2:1, 2:1 में अंतः विभाजित करता है। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक x1 धन x2 धन x3/3, फिर y बराबर y1 धन y2 धन y3/3। तो विद्यार्थी ये महत्वपूर्ण सूत्र है। अब आपने इतना चूंकि समझ लिया है, देखिए अब आपसे सवाल कितने अच्छे से समझ में आते हैं। थोड़ी सा एक नज़र अपने यहाँ अंकों के विभाजन पे देख लें। यहाँ से 1 अंक की 2 क्वेश्चन, 2 अंक की 2 क्वेश्चन, 3 अंक का 4 अंक का नहीं आना है, यानी बड़े क्वेश्चन नहीं आना है, ज़्यादा बड़े, सिर्फ आपको छोटे और अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखना है, यानी कि 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 होंगे क्वेश्चन 2-2 नंबर के, कुल मिलाकर के 2-2 4 1 5 6 अंकों के प्रश्न यहाँ से आना है। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे चुटकियों बनेंगे। पहला लिखा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, x अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। आपको समझ में आ जाए थोड़ी सा, मैं इसलिए यहाँ बनाने की कोशिश किया हूँ। पहली बात यहाँ पर ये लिखा हुआ x अक्ष पर स्थित, तो अगर कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है तो आप तो जान ही गए ना कि उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0 होना चाहिए ना। तो y निर्देशांक किस में 0 है, देखिए इसमें 0 है y निर्देशांक और इसमें है, तो देखिए ये या कि ये उत्तर होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका उत्तर क्या है, मूल बिंदु है, तो ये उत्तर होगा इसका आंसर, तो अपन ने डायरेक्ट पता लगाया। लेकिन आप समझ करके भी करना चाहें तो देखिए ग्राफ बना हुआ है, x अक्ष ये है, x अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए, मूल बिंदु यहाँ से कितनी इकाई दूरी पर, 4, तो 1 2 3 4, 4 इकाई दूरी पर बिंदु ये हुआ x अक्ष पर, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 4 0, तो इसका आंसर हुआ 4 0। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपने पढ़ा ही है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, a, ठीक है ना, ये वाला इसका आंसर होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। देखते हैं बिंदु 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी, तो आपने जाना कि ये तो मूल बिंदु हुआ, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र होता है √x² + y²। ये देखिए मूल बिंदु यानी 0 0 मूल बिंदु कहलाए, इससे किसी बिंदु की दूरी x² + y², तो x का मान क्या था सवाल में 8,
y का मान 6, तो 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, दोनों को जोड़े 100, 100 का वर्गमूल 10। तो इसका आंसर हो गया ये बी 10। ठीक है, फिर आपने ये भी जान लिया मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते जाना है। x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2 कहाँ है जरा देखिए, यही है क्या, x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, फिर छठवां क्वेश्चन लिखा है बिंदु ए 1, 2 और बी 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या करना है, यही सूत्र फिर से लगा देना है। दोनों को जोड़ जोड़ करके 2 का भाग देते जाना है। तो 1 धन 3 यानी कि 4, 4 बटे 2 यानी कि 2, x निर्देशांक हो गया 2, और y निर्देशांक कितना होगा, 4 2 6, 6 बटे 2 यानी 3, 2 3। ये देखिए हमने यहाँ पर करके भी बता दिया इसको, यानी इसका आंसर आएगा ये ए। ठीक है, यानी 2 3। देखते हैं खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। लिखा है एक वृत्त के व्यास के सिरे दिए गए हैं, ऋण 3 4 और दूसरा सिरा है 3 ऋण 4। तो कहा उसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी चित्र के द्वारा हमने समझाने का प्रयास किया है। वृत्त हो गया, ये वृत्त का व्यास हो गया, इसका एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। तो कहा इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि व्यास में केंद्र जो होता है वो मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होगा, x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2। हमने ये सूत्र लगाया, ऋण 3 धन 3, तो प्लस माइनस का 0, 0 बटे 2 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर 4 और ये माइनस का है तो ऋण 4 घट जाएगा, है ना, तो 0 बटे 2 यानी कि 2। तो व्यास के मतलब यहाँ केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 0। तो खाली स्थान में लिखना पड़ेगा 0 0। अब दूसरे खाली स्थान में लिखा है बिंदु 4 5 किस चतुर्थांश में है। आप जानते हैं कि जैसे कि ये x अक्ष हुआ, ये y अक्ष हुआ, ये x ये y अक्ष हुआ, तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश कहलाते हैं। प्रथम चतुर्थांश में x भी धन का रहता है, y भी धन का, है ना। द्वितीय चतुर्थांश में x ऋण का हो जाता है और y धन का। तृतीय में x भी ऋण y भी धन, और ये चतुर्थ में x धन चलता है और y ऋण। तो यहाँ देखिए कि बिंदु 4 5 कौन से चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट। मौखिक भी बता सकते हैं, यहाँ देख भी सकते हैं, ये 4 है ना, x बराबर 4 y बराबर 5 यहाँ पर आ गया, ये प्रथम चतुर्थांश में। तो क्या खाली स्थान आएगा, प्रथम चतुर्थांश में है। अब सत्यासत्य देखते हैं। पहला लिखा है किसी बिंदु का भुज शून्य है, यानी कि भुज शून्य है, यानी कि भुज शून्य है, यानी पहला निर्देशांक 0 है, और कोटि यानी कि दूसरा निर्देशांक कितना है, 3 है। तो कहा क्या वह x अक्ष पर स्थित होगा। जरा देखिए x अक्ष ये है, ये वैसे आप जान सकते हैं कहाँ स्थित होगा इसमें। ये देखिए हमने बिंदु बनाया यहाँ पर, ये तो ये कौन से अक्ष पर है, y अक्ष पर है, x अक्ष पर तो है नहीं है। वैसे भी आप जान गए होंगे कि अगर x अक्ष पर बिंदु होता तो उसमें x निर्देशांक होना चाहिए था, है ना। ये एक्चुअली किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा ना। तो ये कथन पहला वाला क्या हो गया, असत्य। पहला कथन हो गया असत्य। ठीक है, दूसरा देखते हैं। y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई पर स्थित, y अक्ष से मूल बिंदु पर कितनी इकाई पर, 10 इकाई पर स्थित कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या 10 0 होंगे। तो y अक्ष पर लेना है अपन को, तो y अक्ष तो ये है, और मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु ये है, तो मूल बिंदु से 10 इकाई दूर ये चले गए, है ना, ये यहाँ पर। अब इसके निर्देशांक कितने बनेंगे, पहले x का लिखेंगे तो x का 0 हो गया, और y का निर्देशांक कितना, तो 0 10 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है 10 0। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा कथन भी हो गया असत्य। अब तीसरा, कोई बिंदु P है x y, इसके मूल बिंदु से दूरी का ये सूत्र ही होता है, यानी तीसरा कथन बिल्कुल सत्य है। अब ये चौथा प्रश्न देखते हैं। लिखा है y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक 0 y होंगे। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसमें y निर्देशांक होगा, x निर्देशांक नहीं होगा। ये देखिए y अक्ष पर ये बिंदु है, ये बिंदु स्थित है, तो इसमें भी देखिए 0 3 0 10, तो यानी y अक्ष पर होगा तो 0 y निर्देशांक होगा, x निर्देशांक नहीं होगा, यानी ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो आपने देखा पहला दूसरा असत्य, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। पांचवा क्वेश्चन, बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने माना बिंदु A 2 3 और बिंदु B 4 1। आप कहेंगे सर दिया है तो माने क्यों, भाई यहाँ A और B तो दिया नहीं ना, A और B तो अपने मन से लिए, तो इसलिए हम लिखेंगे माना बिंदु A इतना और बिंदु B ये। ठीक है, तो यहाँ
x1 ये कहलाएगा x1 y1, ये x2 y2 हमने लिख दिया। x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। अब यहाँ दो बिंदु के बीच का दूरी का सूत्र लगा। x1 x2 y1 y2 के मान हमने यहाँ पर रख दिए। कितना इजी, आप इसको कर ही लेंगे। तो 4, यहाँ 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 का वर्ग, यहाँ 1 में से 3 गया तो ऋण 2 बचेगा, ऋण 2 का वर्ग, 4 और 4 होगा 8, और 8 का वर्गमूल निकालेंगे ना तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करके गुणनखंड बनेंगे, तो एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, वो बाहर हो गया। अंदर बचा 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि अंदर 2 बचेगा। छठवां क्वेश्चन, बिंदु ऋण 5 7 ऋण 1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है विद्यार्थी, सिर्फ अंतर ये कि इसमें संख्या बदली हुई है ना। ये x1 ये y1 x2 y2, इस सूत्र पर ये मान भरेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ एक्चुअली आएगा 16 धन 16 यानी 32, तो 32 को अपन लिख देंगे 16 दूनी 32, 16 गुणे 2, 16 का वर्गमूल निकल आएगा 4, तो लिखेंगे 4 अंडर रूट 2 इकाई, है ना, ये लिखेंगे। आंसर इस टाइप से लिखा जाता है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा है बिंदुओं निर्देशांक दिए गए हैं ए बी, और दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक ऋण ए ऋण बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो वही है, बिल्कुल विधि भी वही है, सिर्फ फर्क ये है यह जो बिंदु संख्या में नहीं दे करके ए बी के रूप में दिए गए हैं ना निर्देशांक इसके, तो ये कहलाएगा x1, ये कहलाएगा y1, ये कहलाएगा x2, ये कहलाएगा y2, ठीक है ना। तो ये अपन ने x1 y1 x2 y2 यहाँ पर ये लिख दिए इसे देख करके। सूत्र दूरी का वही लगेगा, मान भर देंगे x2 यानी ये वाला, ठीक है ना, ऋण a, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x1 ये है ना a, फिर इसी प्रकार y2 तो y2 यानी b, फिर माइनस लगा करके ये वाले सूत्र का माइनस, फिर y1 यानी b। अब ये दोनों माइनस माइनस के इसलिए जोड़ तो जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो a 2a माइनस का ऊपर वर्ग लगा हुआ है, ये वर्ग लगा हुआ है, b हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2b हो गया, वर्ग लगा हुआ है। अब इसका ये जो वर्ग है, कुछ विद्यार्थी यहाँ पर ये कर देते हैं वर्ग, लेकिन ये एक्चुअली इन दोनों के ऊपर वर्ग लगा हुआ ना, तो इसका भी होगा वर्ग, इसका भी होगा, तो ये हो जाएगा 4, 2 का वर्ग हो गया 4, ऋण 2 का वर्ग हो गया, धन 2 का वर्ग 4 ही आता है, 4 a स्क्वायर फिर प्लस 4 b स्क्वायर। अब 4 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, हमने निकाला, ये इन दोनों से कॉमन निकाला, ये अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या होगा, 4 का वर्गमूल निकल गया 2, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। आंसर आ गया कि ए बी बराबर 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। आठवां क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये 1 ऋण 4 6 और ऋण 3 ऋण 5 है, मतलब ये ए बी सी हमने मान लिया, माना त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी इस प्रकार से, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाए अपन ने, ये वाला जो आपने पढ़ लिया है, ये सूत्र लगा करके यहाँ मान भर देंगे। ये x1 का मान, ये y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ से देख सकते हैं, ये चित्र बना देंगे और अच्छा रहेगा, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये मान इस सूत्र में हमने भरे, इस टाइप से भर दिए मान। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, इजी है कैलकुलेशन, 6 5 11, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, -4 होगा, 6 7 माइनस का 7 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। 11 एकम 11, 4 चौके 16, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 21, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। सभी को जोड़े, फिर ये बटे में 2 चल रहा था बाहर, तो इसका 2 का भाग देंगे तो 48 में 2 का भाग दिए तो 24 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब ये जो सूत्र हुआ, बहुत आसान लगता है इसे सवाल करना, लेकिन इसके बावजूद गलतियां होती हैं। कहाँ पर, ये जो चिन्ह लगाते हैं ना, यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर किया होगा, ये लिखिए हमने y2, फिर बीच में लगाए माइनस, लेकिन आप कहोगे सर ये प्लस क्यों लगा है, हमने ये सूत्र का लगाया माइनस, पहले ब्लू कलर से लगाए माइनस, ठीक है। फिर y3 देखेंगे तो y3 क्या है, y3 खुद माइनस का है, तो एक और माइनस, ये माइनस था, एक और माइनस आया, तो माइनस और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस माइनस की गलतियाँ होती हैं, इसको सावधानी पूर्वक करेंगे तो बहुत आसानी से सवाल बन जाएगा। हमने कहा था ट्रिक से इस सवाल को बताएंगे, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो इतना सारा थोड़ी ना करते रहेंगे। देखिए ट्रिक से आपको बहुत नई विधि आज जानने को मिलेगी, और अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए हमने क्या लिखा, ए बी सी 3 शीर्ष लिखे, ये तो दिए ही रहेंगे। अब कुछ नहीं, बहुत ईजी, देखिए 1 ये लिखे 1, फिर बटे ऋण 1, फिर ऋण 4,
फिर बटे में 6, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। फिर 3 ऋण 3 जो लिखा हुआ है, ऋण 5, यानी इनको आपस में बटे में कर दीजिए, भिन्नात्मक रूप में ले आइए। लेकिन आप कहेंगे तो सर यहाँ 1 2 3 होना चाहिए, चौथा कहाँ से आ गया? जो फर्स्ट वाला है ना उसको रिपीट कर दें। आप कैसे करना है आपको, बहुत ही चीज, पहले ऊपर वाले का नीचे वाले से, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे गुणा कर दें, ठीक है। फिर नीचे वाले का ऊपर वालों से ऐसे गुणा कर दें, ये किए, ठीक है। अब दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा उसमें हम क्या कर देंगे? 2 का भाग दे देंगे। अब आपको समझा दूं, यहाँ पर देखिए 6 एकम 6, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि अभी जोड़ना है ना। फिर 4 पंचे 20, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 20, ठीक है। फिर 3 एकम 3, ये भी माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ये ऊपर वाले गुणा कर दिए, ठीक है ना। आप माइनस लगाना क्योंकि घटाना है। फिर नीचे वाले का गुणा करें, ये 4 एकम 4, फिर 6 तिया 18, और फिर 5 एकम 5, लेकिन माइनस का आएगा। चिन्हों का ध्यान रखिएगा यहाँ पर लगाते समय, ठीक है ना। 6 तिया 18, ये प्लस माइनस का माइनस आया। अब इसको हल करेंगे अपन, ये हल करेंगे तो जोड़ें अगर 20 और 6 26, 26 3 29 आया। अब इसको आप यहाँ पर हल करेंगे अगर, तो ये इसको यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 19 आएगा इसको एक्चुअली हल करने में, क्योंकि ये देखो प्लस का है, ये माइनस का, तो घट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? ऋण 1 और ऋण 18, ऋण 19 बचेगा, लेकिन ये माइनस का फिर से है, तो यहाँ का माइनस और यहाँ से जो अंदर माइनस बन रहा है वो आ जाएगा प्लस का। अब 29 और 19 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, 48 बटे 2, तो यह आ जाएगा 24 वर्ग इकाई। इसका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक से हमने बताया। अगले सवाल में एक और ट्रिक है। 9वां क्वेश्चन लिखा है बिंदुओं ए, इसके निर्देशांक 5 2 B, इसके 4 7, फिर C 7 ऋण 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरा सवाल सेम उसी विधि से हल किया गया है। ये सूत्र वही लगा हुआ है, इसमें मान भरेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आ रहा है ऋण 2, पर क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ऋण चिन्ह की उपेक्षा कर दोगे तो क्षेत्रफल माना जाएगा 2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है ना, तो ये आंसर होगा। अब देखते हैं ट्रिक से, बहुत आसान ट्रिक है, ये भी समझ में आ जाएगी आपको। A B C तीनों निर्देशांक लिखे। अब यहाँ पर देखें, ये निर्देशांकों में से किसी एक निर्देशांक को आपको 0 0 बनाना है। 0 0 बनाने के लिए आप निर्देशांकों में अपने मन से कुछ जोड़ें या कुछ घटाएं। तो जैसे हमारे पास यहाँ 5 है, तो 5 को 0 बदलना है, तो 5 में क्या घटाएंगे? 5। यहाँ क्या लिखा है? 2, तो 2 में से क्या घटाएंगे? 2, तभी ना 0 बनेगा। तो शून्य बनाने के लिए हमको सब पहले वाले निर्देशांक में समय 5 घटाना है और दूसरे वाले निर्देशांक में 2 घटाना है। तो हमने यहाँ लिख दिया ऋण 5 ऋण 2 ऋण 5 ऋण 2 ऋण 5 ऋण 2, सब में एक काम करना है। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पर 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा ना, और 7 में से 2 घटाना है तो यहाँ बचेगा 5, ठीक है। फिर ऐसे 7 में से 5 घटाना है तो क्या बनेगा? 2। यहाँ ऋण 4 है और ये ऋण 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये ऋण 6 हो जाएगा। तो ये होगा नए निर्देशांक। अब आपको यहाँ पर देखिएगा, पहला जो 0 0 बन गया है ना, इसको छोड़ दें, इसको देखना ही नहीं। अब बस 2 निर्देशांक पर देखिए, और बहुत ईजी है भाई। बाहर का बाहर से गुणा कर दें और अंदर का अंदर से गुणा कर दें, और दोनों को आपस में घटा दें, फिर जो आए उसमें 2 का भाग दें। कैसे? देखिए, 1 का ऋण 1 का गुणा ऋण 6 में करेंगे, ऋण 1 गुणित ऋण 6, तो आ जाएगा कितना? 6, ठीक है। और ये अपन ने लिखा 6, और फिर अंदर अंदर वाले ये हैं तो इनका गुणा करेंगे 5 का 2 में, 5 गुणित 2 यानी 10। अब इसमें इसको घटा देंगे, देखिए 6 में से 10 घटाए तो कितना बचा? 6 में से 10 घटाए तो ऋण 4 बचा, बटे में 2, तो इसको अपन ने भाग दे दिया ना 2 का, तो आए कितना? ऋण 2। अब इसका निरपेक्ष मान ले लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता ना, तो इसका उत्तर आएगा 2 वर्ग इकाई। आंसर ट्रिक से देखिए, आप 1 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, मज़ेदार ट्रिक है, ठीक है। अब विद्यार्थी 10वां और 11वां क्वेश्चन सेम इसी प्रकार के हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इनको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और क्या आंसर आता है ये भी बताएं कमेंट करके, जिससे हमें भी तो पता चले कि आपसे क्या बन रहा है ना। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 10वां और 11वां सवाल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब 12वां सवाल देखते हैं। लिखा के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है। समरेख समरेख से तात्पर्य एक ही रेखा पर, जैसे A B C 3 बिंदु एक ही लाइन पर है।
तो ये समरेख हो गए। हमने बताया था ना, जब त्रिभुज 3 बिंदु समरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो वही लिख दिया कि 3 बिंदु ए बी सी जो दिए समरेख हैं, तो चूंकि 3 बिंदु समरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र लगा इक्वल टू 0। अब इसमें सबके x1 x2 y1 y2 जो यहाँ पर जो मान है ना, ये सब यहाँ पर फटाफट भर दीजिए। अब जब मान भरेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सा समझें कैसा करना, इक्वल टू 0 लेके चलना है ना, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो राइट हैंड साइड तो 0 चलना है ना। अब इसका कैलकुलेशन समझें, यहाँ पर देखें 2 का गुणा के में किए तो 2 के हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब ये ऋण ऋण का यहाँ पर जुड़ जाएगा ना, तो -6, ये 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अंदर गुणा होगा, क्योंकि कुछ अंदर यहाँ तो होना ही नहीं ना, तो इसलिए बाहर की संख्या का अंदर गुणा कर दें, तो 6 थी 18, 6 1 मतलब 6 के आ गया ये। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर के वाली संख्या देखें पहले, के वाली संख्या ये है और ये है, तो ये कितना है 2 के प्लस का, और ये 6 के माइनस का, तो 6 में से 2 के घट जाएंगे तो बचेगा माइनस का 4 के। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ देखें जो संख्या बची थी उनको मिलाएं, तो 18 और 6 हुआ 24, और 6 चौके 24, लेकिन ये माइनस का। ठीक है ना, इतना है क्लियर। अब माइनस के 24 से प्लस के 24 से कट गया, तो क्या बचा भाई, यहाँ पर बचा -4 के इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये के लिखा, और इस ऋण 4 का यहाँ पक्षांतर, चूंकि गुणा में है तो गुणा का पक्षांतर, ऋण 4 काय में है, गुणा में, तो गुणा का पक्षांतर भाग में, भाग का गुणा में, धन का ऋण, ऋण का धन। कुछ विद्यार्थी कहते सर ये यहाँ गया तो ऋण का धन क्यों नहीं हुआ, भाई एक चिन्ह बदलेंगे ना, ये 4 काय में था गुणा में, तो यहाँ गया तो काय में आ गया भाग में, एक ही चिन्ह बदलेगा ना। तो 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या होगा, 0 में 4 का भाग दें, किसी भी संख्या का 0 में भाग दें, उत्तर आएगा 0, तो के बराबर 0, ये आंसर हो गया। अब 13वां और 14वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है, इसलिए आप स्वयं करें, प्रैक्टिस जरूर करेंगे तभी तो बनेगा, है ना। ये बिंदु दिए गए हैं, यहाँ भी समरेख हैं, तो के लिए के का मान याद करो। यहाँ भी कहा कि ये बिंदु अगर समरेख है तो के का मान याद कीजिए, बिल्कुल सेम है, सिर्फ संख्या बदली हुई है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी यहाँ पर कहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई जो दिए गए बिंदु हैं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ यानी सम यानी बराबर, दूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित हो। चित्र के द्वारा समझिए, ये जो बिंदु है P बिंदु है जिसके निर्देशांक x y है, ज्ञात बिंदु है, उसको हमने लिख दिया P x y, ये बिंदु हो गया P। और एक बिंदु दिया था ये 7 1, ये दूसरा बिंदु ये है 3 5, ये ए बी से दर्शा दी। तो कहा कि ये बिंदु की इससे दूरी ए से दूरी और इसी की बी से दूरी यानी पी ए बराबर पी बी हो तो प्रतिबंध ज्ञात करो, कुछ संबंध ज्ञात करो कि क्या संबंध होगा। तो अपन देखें, हमने मान लिया इसको, माना बिंदु, इसको लिखना पड़ता है, ऐसे जमाना पड़ता है, माना बिंदु P, इसके निर्देशांक x y, ये बिंदु A ये निर्देशांक है, और बिंदु B ये से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है यानी पी ए बराबर पी बी होगा। ठीक है ना, पी ए बराबर पी बी होगा। अब हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, पर प्रश्न ये उठता कि वर्ग क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं ना दूरी के सूत्र में जब आगे आता है तो अंडर रूट आता है दोनों साइड, तो अंडर रूट को हटाने के लिए पहले ही से वर्ग कर देना तो अंडर रूट हट जाएगा और लगेगा काय का सूत्र, दूरी का सूत्र लगेगा। तो यहाँ वही सूत्र लगा, कौन सा सूत्र, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ठीक है ना, यही सूत्र लगा। तो ये देखें, इसमें घटाएंगे x2 - x1, ये इसको 2 2 बोल दीजिएगा, इसको 1 1, तो x2 - x1 यानी x - 7 फिर y - 1, x - 7 y - 1। फिर जब इस साइड लगाएंगे तो इसको 2 2 और इसको 1 1 यानी x - 3 y - 5, x - 3 y - 5, वे वर्ग तो लगते हैं आप जानते हैं ना। अब क्या करें, इतने में a - b पूरे का वर्ग का सूत्र लगाना, इतने में भी a - b पूरे का वर्ग सूत्र, a - b पूरे का वर्ग, a - b पूरे का वर्ग सूत्र लगाएंगे। क्या होता है a - b पूरे का वर्ग बराबर a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फिर -2ab यानी a और b यानी इन दोनों पदों का गुणा करके उसका दुगना, तो 7x का दुग हो गया। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का वर्ग 49। ऐसे यहाँ ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा, वाई गुणित 1 यानी वाई हुआ, वाई का दुगना यानी 2ab, तो 2ab निकल आता है। फिर ये ऋण 1 का वर्ग मतलब बी स्क्वायर यानी 1। ठीक है ना, अब ऐसे यहाँ पर देखिएगा ए ऋण बी पूरे का वर्ग, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर -2ab, तो -2ab यानी
2ab का दुगना a गुणित b का दुगना, तो 3 गुणित x यानी 3x का दुगना 6x, फिर ऋण 3 का वर्ग 9। इसी प्रकार यहाँ भी सूत्र लगा दिए। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर चूँकि बराबर की इस पार और उस पार निरसन नियम से इसको काट दिया, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया। अब यहाँ जो बचा हुआ उसको इत्मीनान से लिख दिए, ऋण 14x और फिर y वाला लिख दें ऋण 2y और 49 एक 50 हो गया। यहाँ पर ऋण 6x ऋण 10y और ये लिखा हुआ आपका 9 और 25, इन दोनों को जोड़ दिए तो 34। अब यहाँ पर सबको इस साइड बुला लें, पक्षांतर कर ही दे रहा है, ठीक है। तो ऋण 14x अपनी जगह पर लिखा है, x वाला यहाँ से ये 6 ऋण 6x इस साइड से बराबर किस पार आ रहा है तो धन का हो गया, ठीक है ना, 6x प्लस का हो गया। 2y अपनी जगह पर है, लेकिन ये वाला 10y यहाँ से उठा करके यहाँ ला रहे हैं तो 10y हो जाएगा प्लस का। 50 अपनी जगह पर है, 34 यहाँ से यहाँ ला रहे हैं तो 34 हो गया माइनस का, ठीक है। इक्वल टू जब यहाँ से सभी उठ के यहाँ आ गए तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, 0, ठीक है। अब इसको हल करना है तो ये दोनों प्लस माइनस के हैं, 14 में से 6 चला गया, 8 बचेगा माइनस का, ठीक है ना। ये दोनों प्लस माइनस के घट जाएंगे, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, 8y धन का होगा, ठीक है। इसी प्रकार 50 में से 34 गया 16 इक्वल टू 0। अब सब में से देखें 8 कॉमन निकल सकता है, पर हमने ऋण 8 क्यों निकाला कॉमन, क्योंकि फर्स्ट में ऋण नहीं आना चाहिए, ऋण वो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती, तो हमने ऋण 8 सबसे कॉमन निकाला। तो ऋण 8 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा x। ऋण कॉमन निकालने पे अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है ना, जो धन होता है वो ऋण हो जाता है। तो ये देखिए जो दोनों धन थे ना वो ऋण हो गए, बाकी कॉमन निकल गए तो x बचा, यहाँ y बचा, और यहाँ 16 से 8 कॉमन निकालना है, यानी 16 में 8 का भाग देना तो 2 बचेगा, 8 दूनी 16 होता है 2। अब यहाँ पर ऋण 8 का यहाँ पक्षांतर करेंगे, इसके बटे में होगा तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, 0 ही होगा। आंसर आ गया x ऋण y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये प्रतिबंध हो गया, ठीक है। 16वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार है, ठीक है, आप कीजिएगा। ये 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है कि बिंदु एक्स वाई और दो बिंदु ए, यहाँ पर देख लीजिए ए का मान ये है, बी का मान ये है, सेम ऐसा चित्र भी बना सकते हैं, ए ये लिख दिए, बी ये लिखे और पी ये है, तो ये पी ए बराबर पी बी, ये लेकर के चलना है, इसको आप कीजिएगा। 17वां क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 ऋण 3 और 8 5 को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है। ये ए और बी इसको जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी है, इसको 3:1 में, 3 मतलब इतना 3 और ये 1, 3:1 में विभाजित करता है। हमने मान लिया, माना बिंदु ए ये है, बिंदु बी ये है, को जोड़ने वाला रेखाखंड यानी ए बी को कोई बिंदु पी ए किस अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 में विभाजित करता है। फिर वही बात की, आप कहोगे ये सब चीज़ें लिखी हुई पर माना क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ देखें कहीं ए बी लिखा है, कहीं पी लिखा है, नहीं लिखा, तो ए बी और पी कहाँ से मान रहा है, मन से मान रहा है, तो इसलिए माना लिखना पड़ता है, ऐसा सिस्टम होता है। अब यहाँ आप जान ही गए होंगे कि यहाँ काय का सूत्र लगेगा, अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा। तो अंतः विभाजन का सूत्र शुरू में आपने पढ़ा ना, x बराबर ये वाला अनुपात तो इसके निर्देशांक, ये वाला अनुपात तो इसके निर्देशांक। देखिएगा यहाँ पर सूत्र है mx2 प्लस एन x1 बटे m प्लस एन, इसी प्रकार y बराबर my2 प्लस एन y1 बटे m प्लस एन। अब इसको यहाँ भी मान भरने में होता क्या है कि जल्दबाजी में m की जगह n का मान, x1 की जगह पर x2 का मान, y1 की जगह y2 का मान, ये उल्टा पुल्टा हो जाता है, इसी में गलती होती है अक्सर करके। आप सिस्टम से चलें, कभी गलती नहीं होगी। क्या करें, थोड़ी सा देखिए, हमने ब्लैक से करके लिखा, इसकी वजह पहले हमने m n यहाँ पर m और n के मान रख दिए, तो m का मान 3, n का मान 1, m का मान 3, n का मान 1। जहाँ x1 x2 थे वहाँ पर हमने कोष्टक बनाई, जगह छोड़ दिए हैं। इसी प्रकार यहाँ देखें m का मान 3, n का मान 1, जहाँ y1 y2 थे भाई वहाँ पर हमने जगह छोड़ दी। अब इत्मीनान से भर लीजिए मान। अब यहाँ पर देखें अब क्या लिखा है x2, तो आपको देखें x2 ये है 8, x1 यानी 4, तो 8 8 4, फिर y2 यानी कितना 5, y1 यानी ऋण 3, ये भर दी। आप कभी गलती नहीं होगी। 8 तिया 24, 4 एकम 4 बटे में 4, 5 तिया 15, 3 एकम 3, प्लस माइनस का माइनस। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे, यहाँ 12 बचेगा, ये इसको जुड़ जाएगा 28, 4 से कट जाएगा, 4 7 28,
ये भी 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 3, यानी x बराबर 7 और y बराबर 3। तो ये अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक हो गए। 18वां क्वेश्चन, बिंदु ऋण 4 6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अभी आपने वहाँ पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए थे, अब यहाँ पर पूछा अनुपात कौन सा होगा, ठीक है ना। तो देखिए सूत्र वही लगेगा, थोड़ी सी यहाँ पर बदलाव करने की स्थिति बन पा रही है। हमने A और B ये निर्देशांक लिखे ये, और बिंदु P इसके निर्देशांक वहाँ दिए नहीं थे, आपको यहाँ इसके निर्देशांक दिए गए ऋण 4 6 ऋण 4 6 ये लिख दिए, ठीक है। ये x1 y1 ये x2 y2, और यहाँ पर किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि अनुपात 1 में विभाजित करता है। इस लाइन को भर पढ़ लें। माना बिंदु A ये निर्देशांक हो गए और बिंदु B को जोड़ने वाले रेखाखंड यानी AB को एक बिंदु है P, ये है बिंदु P, किस अनुपात में विभाजित करता है, की अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये अपन ने लिखा, सूत्र वही लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मान भरते समय देखिएगा x का मान ये है ना, ये x का मान है, तो ऋण 4, ठीक है, x की जगह पर ऋण 4, और यहाँ का मान y का मान, तो y का मान कितना है 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, पहले m n के मान यहाँ भी भर दीजिए, तो m का मान 4 k और n का मान 1, तो k और 1 k 1 यहाँ k 1, ऐसे यहाँ m का मान k n का मान 1, यहाँ भी देखिए m का मान k और n का मान 1 हो गया ना। आप आराम से x1 x2 के मान भर दीजिए, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान देखें, x2 का मान 3, और x1 का मान कितना है ऋण 6, ये 3 ऋण 6, ऐसे यहाँ y2 का मान कितना है ऋण 8, y1 का मान कितना है 10। ये अब इसको आपको हल कर देना, कोई सा भी यहाँ पर लेकर के आप ये वाला मान लेकर के हल कर दें या ये वाला मान लेकर के हल कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। हम एक ही चीज़ इसको लेकर के हल करें हैं, कैसे हल करें हैं, ऋण 4 का गुणा तिर्यक गुणा करें, इसका गुणा इसमें करें, तो 4 एकम 4, ये माइनस का आएगा ना, माइनस है चूँकि, ऐसे 4 एकम 4 मतलब 4 का k में गुणा होगा तो -4k, फिर 4 एकम 4 ये होगा, अब 3k और यहाँ पर प्लस माइनस का -6। अब k वाली संख्या पक्षांतर कर दीजिए, इसका पक्षांतर यहाँ होगा तो माइनस का 3k हो गया, और संख्या एक साइड कर दीजिए, तो -6 अपनी जगह पर है, 4 इस साइड गया तो प्लस का हो गया। ये दोनों क्या हो जाएंगी, माइनस माइनस की संख्या इसलिए जुड़ गई, तो 4 3 7 माइनस का 7 हुआ, और इन दोनों का घटाना हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस की, तो ऋण 2 हुआ। के का मान ज्ञात करना, के को यहीं लिखे रहने दें, ऋण 7 को यहाँ पक्षांतर कर देंगे, लेकिन भाई वही बात, ऋण 7 के धन 7 ना कर दीजिएगा, गुणा में है ना, तो गुणा का पक्षांतर भाग में होगा, तो बटे में 7 आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों कट गए, तो यानी के बराबर 2/7, मीन्स के अनुपात 1, बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो के अनुपात 1 बराबर 2:7, तो ये आंसर हो गया। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु 5 ऋण 6 और ऋण 1 ऋण 4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। पूरा वही है, थोड़ी बस यहाँ पर चेंज किया है, इसलिए थोड़ी सा नया सवाल लग रहा है कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। और इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहाँ पर y अक्ष काटा है, ये प्रश्न इसने पूछा है। यद्यपि ये 2 नंबर के हिसाब से प्रश्न बड़ा लगता है, यहाँ तक आना चाहिए इसको, पर ये भी दिया है इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ, है ना। आप ये 2 नंबर के हिसाब से एक्चुअली थोड़ी सा बड़ा है। देखिए क्या है, यहाँ पर लिखेंगे माना y अक्ष, अच्छा y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 y होंगे ना। y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 y, y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा, यानी 0 y, ठीक है। तो माना y अक्ष पर स्थित बिंदु P 0 y है। अब ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु हमने मान लिया P 0 y, ये बिंदु A एक तो ये लिया अपन ने एक मान 5 ऋण 6, दूसरा कौन सा ऋण 1 ऋण 4 ये लिया, को किस अनुपात में विभाजित करता हमने मान लिया, जैसे अभी एक सवाल माने थे कि की अनुपात 1 में विभाजित करता, तो सूत्र तो वही है ये वाला, है ना। अब इसमें अपन को मान भर देना है, चूंकि यहाँ पर देखें इसमें x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक तो ज्ञात नहीं है ना। तो जो चीज़ ज्ञात है उसी को लेकर के चलें, यानी ये वाला पक्ष लेकर के चलेंगे, हल करेंगे तो ज़्यादा आसानी जाएगी। कैसे, हमने इसमें तिर्यक गुणा कर दिए थे, तो 0 का किसी ये 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर देंगे तो पूरा पद ये शून्य हो जाएगा। अब इतना भर बचेगा ऊपर,
है ना। तो इसमें गुणा करेंगे k का 1 में गुणा करेंगे तो ऋण क्या हुआ, 5 एकम 5 हो गया, इक्वल टू 0। अब हमको 5 यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो प्लस से यहाँ जाकर के माइनस हुआ। अब क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस माइनस कट गया यानी k बराबर 5। तो इसलिए k बटे 1 करेंगे तो 5 बटे 1 होगा, यानी k अनुपात 1 बराबर 5 अनुपात 1। ये क्या हो गया, अनुपात किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 5 अनुपात 1 में विभाजित करता है। लेकिन ये बात बढ़ाई गई कि प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हमने जो ये वाला पक्ष छोड़ा था इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया, इसमें मान भरने के बाद जो आया था 1 डाल दिया समीकरण। अब इसमें हमको k का मान यहाँ और यहाँ पर k का मान भर दीजिएगा, यहाँ और यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, y का मान आएगा। देखिए कैसे ये भरे हमने, k का मान समीकरण 1 में रख दिए, यानी यहाँ पर रख दिए 5, यहाँ पर रख दिए 5, हल कर देंगे, 5 चौके 20 माइनस का 6 एकम 6 माइनस का 20 6 26 माइनस का हुआ बटे में 6, इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा -13 बटे 3। तो y का मान आ गया, ये वाले y का मान आ गया कितना, ऋण 13 बटे 3। इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हो गए 0 ऋण 13 बटे 3। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा इस क्रम में है शीर्ष, है ना, तो कहा पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ के निर्देशांकों में ये वाला निर्देशांक यहाँ पर पी लिखा हुआ है, तो यहाँ पी क्या होगा, पी का मान क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए कहा है। हमने चित्र बनाया, चित्र बना ही लेना चाहिए, सवाल समझ में भी आता है और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो ए बी सी डी क्रम से लिखने का मतलब ये हुआ कि पहले ए लिखें, फिर बी यहाँ लिखेंगे, फिर सी यहाँ लिखेंगे और डी यहाँ लिखेंगे। हमने ऐसा चित्र बनाया। एक नियम होता है, कौन सा नियम होता है कि ये क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाते हैं। नियम ये होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी इतना टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा, ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा। या इसको दूसरे रूप में ऐसा भी कह सकते हैं कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु एक ही बिंदु होगा, है ना। तो हमने लिखा AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक तो जानते हैं ना कि x बंधन x2 बटे 2, y बंधन y2 बटे 2, वही सूत्र लगा। तो यहाँ पर देखें 6 धन 9 बटे 2, 6 धन 9 बटे 2, 1 धन 4 बटे 2, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ लगाएंगे तो 8 धन p बटे 2, 8 धन p बटे 2, ठीक है। फिर यहाँ देखें 3 धन 2 बटे 2, 2 धन 3 है, 3 धन 2 बटे 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र लगाए। इसको हल करेंगे, 9 6 15, 15 बटे 2, 4 1 5, 5 बटे 2, ये तो कुछ हो ही अच्छा, नहीं तो इतना ही रहेगा। ये 3 2 5, 5 बटे 2। अब इसकी तुलना कर देंगे, है ना, चूँकि इक्वल है दोनों। तो यहाँ देखिए 5 बटे 2 यहाँ भी लिखा, 5 बटे 2 यहाँ लिखा, तो सेम है। तो जब इसको इसके बराबर करेंगे अब, यानी 15 बटे 2 बराबर 8 धन p बटे 2, ये ठीक है ना, 8 धन p बटे 2 यानी 15 बटे 2। तुलना हो गई, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर इतना बचा हुआ, p का मान ज्ञात करना, 8 का यहाँ पक्षांतर करे तो 15 में से 8 गया तो 7, p बराबर आंसर हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा आज का वीडियो। हमें अब पूरा विश्वास है कि आपको इस चैप्टर के सभी प्रश्न अच्छे से बनने लगेंगे और आप इस चैप्टर में निपुण हो गए होंगे, सीख जाएंगे। और जो भी दिक्कत हो तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर। और हाँ, यदि और डिटेल में इसका वीडियो चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पर देखिए, वहाँ पर पूरी गणित के वीडियो डिटेल में एक एक प्रश्नावली के एक एक चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, तो वहाँ आपको और डिटेल में बताने की कोशिश की गई है। अब देखिए, इतने कम समय में जो चैप्टर आपको पढ़ाने में कक्षा में 3 से 4 दिन लग जाते थे, 5 दिन लग जाते थे, उसे हम आपको एक पीरियड में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी सा फास्ट बताने का प्रयास करना ही पड़ेगा। इसके बावजूद भी हमने बहुत बेसिक से लिया है, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए और आप सीख जाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे उनको घर बैठे एक निःशुल्क और फ्री और अच्छी कोचिंग मिलती रहे। थैंक यू, बाय, जय हिंद।